क्या बिग बॉस एक स्क्रिप्टेड शो होता है? हाँ, लोग कह रहे थे कि शिवानी को गलत तरीके से बाहर किया गया, आप मानते हो? ये बात मैं मानता हूँ कि वोटिंग पे वो स्ट्रांग थी। बिग बॉस का विनर कौन होना चाहिए? मैं तो चाहूंगा कि रणवीर शौरी जीते। लोग लेकिन सर कह रहे थे कि दीपक जी बड़े होशियार थे, लेकिन रणवीर शौरी ने काट दिया। दीपक जी ने रणवीर शौरी को जिताया ये सोचकर कि भैया हमको बचा लेगा, इन्होंने उल्टा सेफ गेम खेल के हम ही को थैंक कर दिया। दीपक चौरसिया बिग बॉस में गए थे, इसलिए गए थे कि टीवी की नौकरी खत्म हो गई थी, इसलिए गए थे कि सोशल मीडिया पर हीरो बनना था, या इसलिए गए थे क्योंकि मोटा पैसा मिलता है बिग बॉस? दीपक चौरसिया ने पैर और कूल्हे की चोट का बहाना बनाकर आराम से बिग बॉस में लेट के मौज काटी, दिन भर च्युइंगम चबाते थे। मैं पुराना पत्रकार हूँ, इसको कहते हैं हींग लगे ना फिट करी रंग चोखा आए। अरमान मलिक जिन्होंने 2 शादी की, क्या ऐसे लोगों को इतना बड़ा मंच देना सही था? आपकी शादी हो गई? मेरी शादी ही नहीं हुई। शादी नहीं हुई, अच्छी बात है ये। बच जाओ शुभंकर, बच जाओ। आप पर कई बार एलिगेशन लगे कि राइट विंग के आप हो गए हैं, या राइट विंग की पोस्ट कर रहे हैं, या पूरी टीवी पर जो आरोप लगने लगा कि सब गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया बहुत बाद में आया है, और मैं तो शुरू से निककर पत्रकार था। मैं तो शुरू से ही बीजेपी की तरफ टिल्टेड हूँ। बट ये बड़ा स्टेटमेंट आपने कहा बीजेपी की तरफ टिल्टेड है। हाँ। तो आपको लगता नहीं कि फिर आपके जर्नलिस्टिक उसको लेकर लोग क्वेश्चन करेंगे? दीपक चौरसिया जी आडवाणी जी, अटल जी के बड़े करीबी थे, मोदी एरा में यही उनके डिक्लाइन की वजह बन गई। मेरे बहुत अच्छे रिलेशन शीला जी से हमेशा रहे। मैं उनकी डेथ पे उनके घर बैठने गया। संदीप दीक्षित ने कहा, दीपक तो बीजेपी का आदमी है ना। बोले ये कमाया है शीला जी ने। मैंने 5 बार अपना सर पीटा। इनके लिए मैं हैदराबाद से बिरयानी लेके आता था, लेकिन ये मुझे बीजेपी का इंसान बोल रहे हैं। सुधीर चौधरी जी से एक बार पूछा, मैंने कहा आप कभी अपना ट्विटर कमेंट सेक्शन खोलते हैं? तो ही सेड यार शुभांकर मैंने छोड़ दिया। मैं भी नहीं खोलता। तो डू यू थिंक जो न्यूज नेशन में इंसिडेंट हुआ था उसने आपकी इमेज को बहुत डेंट कर दिया? न्यूज नेशन नहीं, जो हुआ उसके पहले हो चुका। विपिन रावत वाली घटना पे जो आप पर वो अभी भी, क्योंकि आपका जब नाम आता है या ट्विटर ठीक है, पर ठीक तो वो एक्यूज होता है। शादी में उस दिन बहुत ज्यादा नाच लिया था, शायद मुझे वहां नहीं जाना था। दीपक चौरसिया आप टीवी में वापसी करेंगे या समझ में आ गया कि नहीं, सारा खेल अब सोशल मीडिया का, अब जमाना बदल गया है? दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। हाय शाबाश। वो साल 2016 था, मीडिया की शुरुआत थी, जब पहली बार हमने एक ऐड देखा था कि क्या आप दीपक चौरसिया बनना चाहते हैं। ये साल 2024 है, मेरे साथ दीपक चौरसिया जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शुभांकर। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, जो आपने किया है उसके लिए मैं जो चाहूँ तो आपको बोल सकता हूँ कि जर्नलिज्म के भारत रत्न के बराबर है वो। आपने जो मुकाम हासिल किया है, आप जिस मंजिल तक पहुँचे हैं, मुझे बहुत गर्व है कि आप उस स्कूल से निकले जहाँ पे कभी मैं हुआ करता था। और मुझे इस बात का बहुत गर्व हमेशा रहेगा कि शुभांकर एक वक्त पे मेरी टीम के सदस्य थे। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। 2016 से 2024 काफ़ी वक्त गुजर गया, और इस काफ़ी वक्त में काफ़ी चीज़ें बदल गई। दीपक चौरसिया द मीडिया टाइकून, संपादक, फिर खबर आई कि बिग बॉस जा रहे हैं। सारी दुनिया ने कहा कि भाई दीपक चौरसिया बिग बॉस क्यों जा रहे हैं? ये सवाल आपके पास आया कि भाई क्यों जा रहे हैं आप? इसीलिए मैं गया, क्योंकि मैं जानता था कि लोग पूछेंगे, और जब तक मैं लोगों से 3-4 सवाल अपने बारे में ना पूछवा दूं, मेरा खाना नहीं हजम होता। मैं जानता था लोग पूछेंगे, मैं जानता था लोग इस पर विवाद करेंगे, इसीलिए मैं गया था। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस पे मैंने कहा वहाँ पर भी कि मैं नई जनरेशन के साथ मिलना चाहता था, मैं उन्हें समझना चाहता था, मेरी जनरेशन क्या थी ये समझाना चाहता था। जर्नलिज्म में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, मैंने हर तरह की चीज़ों को रिपोर्ट किया। मैंने एक रियलिटी शो भी होस्ट किया था जिसका नाम स्टार एंकर हंट था। मैंने कई सारे एंकर्स भी दिए हैं इंडस्ट्री को। तो मुझे लगा कि एक बार आप जब आते हैं ना दिल्ली के अंदर, तो निज़ामुद्दीन और बाकी जहाँ पे लिखा रहता है रिश्ते ही रिश्ते, मिले या लिखे, और एक टेलीफोन नंबर होता है, वे मैट्रिमोनियल वाला होता है। तो जब बिग बॉस ने कहा कि रिश्ता आपके लिए तैयार बैठा है, तो मैंने कहा मिल के देख ले। चला गया मैं बिग बॉस। आमतौर पर बिग बॉस जैसे शोज जो होते, जब मैंने सोशल मीडिया शुरू किया था तो लोगों ने कहा कि ये छपरियों वाले शो होते हैं, या इंस्टाग्राम उन लोगों की जगह है। जब दीपक चौरसिया गए, सबके कान में आने लगा, अरे ये क्या था, दीपक जी भी जाके लड़ाई करेंगे। 31 साल की पत्रकारिता, कोई नया लड़का आकर कह देगा कि अबे तुम क्या कह रहे हो, या सवाल उठा देगा। जो आदमी प्रधानमंत्री में डील करता था, जिसने मायावती का इंटरव्यू लिया, पार्लियामेंट कवर करता है, देश की बड़ी खबरों में था, सडनली छोटे छोटे लौंडे उसे क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको डर नहीं लगा कि यार ये जाके मेरी इमेज को डेंट ना हो जाए यार, या जैसा आपने कहा कि मेरे ऑफिस के 2 किलोमीटर बाहर
वो आप पर सवाल कर रहे हैं कि हम तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे। ठीक है, मैं उस पे बाद में आऊँगा, लेकिन हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगा, मैं सम्मान के साथ गया था और उसी सम्मान के साथ बाहर आया हूँ। मैंने वहाँ पर कोई अनावश्यक, मेरे पीछे ना कोई विवाद आया, ना मेरे पीछे कोई कंट्रोवर्सी आई, ना ही आया कि मैं अनावश्यक लड़ रहा हूँ। पहले दिन जो हुआ था वो एक हुँ। अलग बात थी। उसके बाद जब चंद्रिका के बारे में कहा गया कि वो बिना सफाई के साथ खाना बनाती है किसी अदनान रील के वाला। आधार पर, अदनान ने कहा, हालाँकि मैं उसका नाम नहीं लेता, आपके इसमें मैंने ले दिया। लेकिन मुझे वो गलत लगा क्योंकि पूरा घर उसका खाना खा रहा था, 21 दिन तक खाता रहा और बहुत शानदार खाना वो बनाती है, और चाहे मैंने उसका वड़ा पाव भी खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल दुखा, मेरा दिल इसलिए दुखा कि हमारे बीच जो 21 दिन रह के गया है, क्या उसके बारे में जो हमने नहीं देखा कोई ऐसा कह रहा है और कोई उस पे रिएक्ट ना करता, मुझे ये गलत लगा। और मैं ये आपको सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा कि गुस्सा मेरी नाक पे रहता है। आपको शुभंकर, आपने भी इंडिया न्यूज़ में बहुत वो पुराने मेरे चैनल में, मैं नाम नहीं लेता हूँ आजकल उसका, आपने मेरे बहुत किस्से सुने होंगे हुँ। कि मैं ब्लास्ट कर गया, मैं फट गया, मैंने चिल्ला दिया पूरी टीम को, मैं बहुत नाराज़ हो गया, मैंने किसी से बड़ी नाराज़गी में कुछ कह दिया। लेकिन इस बार जब मैं गया था, मैं अपनी दोनों बेटियों को, अपनी पत्नी को, अपनी बहनों को ये वादा करके गया था कि हुँ। मैं वहाँ पर अनावश्यक गुस्सा नहीं करूँगा, विवाद नहीं करूँगा। और मुझे मुझे अच्छा लगा कि 1 महीने में सिर्फ़ 2 बार ऐसे इंसिडेंट आए जहाँ मैंने अपनी आवाज़ तेज़ की होगी। उसके अलावा मैं लोगों को अपने अनुभव के आधार पर समझाता रहा, बताता रहा, उन्होंने बहुत सम्मान दिया। और मुझे इस बात की खुशी है कि बिग बॉस के घर में जब लोग निकलते हैं ना, तो दूर-दूर खड़े हो जाते हैं, कोई किसी से मिलना नहीं चाहता है। जब मैं वहाँ से विदा हुआ, एक्सीडेंट मतलब अचानक ही ऐसा हुआ, लेकिन जब मैं वहाँ से निकला तो आप देख सकते हैं वीडियो, लवकेश रो रहा था, विशाल रो रहा था। बाहर तक का तो वीडियो आया नहीं था, वो लोग हटने को वहाँ से राज़ी नहीं थे, नहीं, लोग शिवानी रो लेकिन रही। सर कह रहे थे कि दीपक जी बड़े होशियार थे, लेकिन रणवीर शौरी ने काट दिया। ना दीपक जी ने रणवीर शौरी को जिताया ये सोचकर कि भैया हमको बचा लेगा, इन्होंने उल्टा सेफ गेम खेल के हम ही को थैंक कर दिया। वरना अभी बचे होते, देखिए साईं बैठा है, उसको भी लोग कह रहे हैं कि उतना डिजर्विंग नहीं था लेकिन अंदर है, उनके सारे दोस्त थे, आपको उन्होंने सेफ खेल के छुड़ा दिया। ना, ना, भैया भैया कहते रहे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि रणवीर ने ऐसा किया है, और बल्कि मैं तो रणवीर के दिल की इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ। वो चाहते हैं कि हम्म। जैसे ही वो बिग बॉस से बाहर निकले, इस एलिमिनेशन में भी मुझे नहीं लगता, जो संभावनाएँ हैं उसके चलते वो बाहर आएँगे, वो फाइनल तक जाएँगे, और मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कह के आया हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि रणवीर इस ट्रॉफ़ी को जीते। रणवीर चाहते हैं कि घर से निकलने के बाद हम्म। वो आधा किलो मटन लें, मटन लेके मैं उनके लिए जाऊँगा। वो चाहते हैं उनके लिए चिल्ड बियर हो, वो भी मैं उनको लेके एक लेके अच्छी सी जाऊँगा। पिक्चर लगे। और हाँ, और उसके साथ जो है वो ये चाहते हैं कि उनको पाव भर रबड़ी हो। तो हम्म। मैं पाव पाव भर यानी 1 किलो रबड़ी, अलग-अलग फ्लेवर वाली, आजकल गुलाब की भी रबड़ी बनती है, हाँ। आम की भी बनती है, अलग-अलग फ्लेवर। तो मैं 1 किलो रबड़ी, बियर, आधा किलो मटन, और मटन भी मैं 4 क्वालिटी के ले जाऊँगा। दिल्ली के 4 बेस्ट मटन या मुंबई के 4 हम्म। बेस्ट मटन, जहाँ के सबसे फ़ेमस है। हम्म। तो रणवीर से मेरा दिल का रिश्ता है, और मुझे इस बात का कतई ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे मन में रणवीर के लिए कोई बात है। हाँ, रणवीर ने ये बात कई बार बोली है। हम्म। एक्चुअली उस वक़्त के हालात ऐसे थे, अगर आप वीडियो देख लें तो वहाँ पर ये था कि आपको किसी को सेव करना है, और एकाएक बिग बॉस ने बोल दिया कि आप एक को नॉमिनेट कर दीजिए। वहाँ पे उनका कैलकुलेशन गड़बड़ा गया। उनको लग रहा था रणवीर भाई को कि शायद मैं एलिमिनेट नहीं होऊँगा, रणवीर भाई सेफ खेले। वो निज़ी को नहीं नाराज़ करना चाहते थे, शिवानी को नहीं नाराज़ करना चाहते थे। ये बात हमारी हुई थी, और उनने मुझे नॉमिनेट कर दिया क्योंकि दीपक भाई तो समझ जाएँगे, वो बुरा नहीं मानेंगे, और मैं बिल्कुल बुरा नहीं माना इस बात का। मैंने उनको बार-बार कहा कि आप अपने आप को मत दोष दीजिए। वो तीनों दिन मुझे कहते रहे, भाई ये मेरे तो ख्याल से टीवी पे जी। कहने वाली बात हो, आप तो मजे मजाक पत्रकार है, आपको पता है क्या कहना है, लेकिन दिल में तो आया होगा ना सर कि यार भाई यार तुमको हम बचाए थे, लोग हमसे कह रहे थे कि ये नहीं जीते, हमने फिर भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके कहा कि तुम ही जीते हो। नहीं, नहीं, जीते तो वो थे। अगर शिवानी जीती होती, शिवानी के फूल उनसे बहुत कम थे। हम्म। शिवानी नहीं जीती थी। उसके अलावा मेरे ख्याल से कौन थे, तो बाकी तो सब हमारे ही थे। साई साई केतन, हम्म। वो रणवीर की टीम का था, और एक और कोई था। 3 लोग थे ना, 3 हम्म। कैरियर लगा रहे थे। एक रणवीर था, हम्म। एक नेज़ी था। क्रेजी था। हाँ, नेज़ी कुछ नहीं कर पाए थे। शिवानी थोड़े लगा पाई थी, जिसके ऊपर वो लेट के लेट बैठ गई गई थी, थी। हाँ। ठीक है। रणवीर ने बहुत स्मार्टली काम किया था। उन्होंने आखिरी तक लगाए नहीं, आखिरी मिनट पे जाके उन्होंने जितने उन्होंने कलेक्ट किए थे इधर-उधर से, वो गाड़ दिए थे। और साई के भी लगभग, क्योंकि साई पे सबसे ज़्यादा आक्रमण हो रहा था उस दिन। लवकेश भी कर रहे थे, विशाल भी कर रहे थे, और साथ ही साथ अदनान भी उस वक़्त थे, तो वो भी कर रहे थे।
तो रणवीर ने वो किया, और मैं अगर शिवानी भी वहाँ जीती होती, मैं किसी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं करता। मैं देख रहा था, मैंने एक-एक मिनट ऑब्ज़र्व किया था। और आपको पता है पत्रकारिता में तो आप बॉडी लैंग्वेज से लेके हर चीज़ का एनालिसिस करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सबमिट किए जिसमें 3-3, 4-4, 5-5, कभी-कभी 12-12 घंटे यही बोलना पड़ता था, दोनों मिले, कैसे मिले, क्या किया, क्या हुआ। तो मैं बहुत अच्छी तरह वहाँ पे लोगों की बात समझता था। रणवीर जीते, हाँ, रणवीर के लिए वो गूगली था। रणवीर टीवी के हैं, मतलब फ़िल्म के हैं, उनको लिखी-लिखाई स्क्रिप्ट मिलती है ना, हुँ। उसके आधार पर वो करते हैं। हम लोग ऐसे हैं ना जो पार्शियल ऑफ सेकंड्स में डिसीज़न लेते हैं। मैं रणवीर की जगह होता तो मेरा फ़ैसला शायद कुछ और होता। लेकिन रणवीर जिस जगह थे, जो उनकी ट्रेनिंग है एज़ मतलब एन एक्टर, आप उनको पूरा डिफेंड कर ले रहे हैं कि भाई हाँ, अपना मैं मेरे मन में उनके लिए कोई नहीं। और शुभंकर, मैं तो ये सोच रहा था 1 दिन रह पाऊँगा, 2 दिन रह पाऊँगा, हफ़्ते भर रह पाऊँगा, 4 हफ़्ते, पूरे 30 दिन वहाँ रह के आया हूँ मैं। मेरे लिए यही बहुत बड़ी ट्रॉफ़ी है। और मैंने ये बात कही है कि मैं बिग बॉस की ट्रॉफ़ी जीतने कतई नहीं गया था, वो मेरा मकसद कतई नहीं था। अब एक सवाल और आता है मैं सर। दिल जीतने गया था, ठीक और है। मैं दिल जीत के आया हूँ। आप दिल जीतने की बात करें, लेकिन एक आम जनता के मन में ये सवाल आता है कि दीपक चौरसिया बिग बॉस में गए थे, इसलिए गए थे कि टीवी की नौकरी खत्म हो गई थी, इसलिए गए थे कि सोशल मीडिया पर हीरो बनना था, इसलिए गए थे कि कुछ एडवेंचर चाहिए, यार देखें ये वाली भी रंग रूप की दुनिया कैसी होती है अंदर जाकर, या इसलिए गए थे क्योंकि मोटा पैसा मिलता है बिग बॉस में? नहीं, अब मेरे को ऐसा कोई मोटा पैसा नहीं मिला। मैं शायद टीवी में काम कर रहा था, या सोशल मीडिया पे मैंने लोग तो ज़्यादा कहते झोला भर भर के आया है। झोला भर झोला। मैं तो 5,000 करोड़ का मालिक हूँ। मेरे घर के आगे तो 12-12 बीएमडब्ल्यू 20-20 खड़ी रहती हैं। मेरा नेटवर्थ 5,000 करोड़ का है। कई सारे लोग चलाते रहते हैं इंस्टा पे। हाँ। हाँ, ये मानता हूँ कि मैंने टीवी हिंदी पत्रकारिता को, मुझे फ़क्र है इस बात का, मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने हिंदी टीवी पत्रकारिता को ग्लैमर दिया। मुझे गर्व है इस बात का कि हाँ, दीपक चौरसिया एक ऐसा रिपोर्टर था और ऐसा नाम है जिसको हर जनरेशन के लोग जानते हैं। शायद पिछले 10 साल से ये दूरी बनी हो। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने टीवी पत्रकारिता को उस मुकाम तक पहुँचाया कि वो मास मीडियम बनी। मैं जब आया था ना, तो आप आज शुभंकर, तक के फाउंडिंग मेंबर में भी शायद थे। जी हाँ, मैं आज तक का जो पहला कैसेट बना था जिसका नाम देश दिनांक होता था, वो हाँ। मैंने बनाया था। और मैं आपको ये भी बता दूँ, शायद वहाँ के लोगों को, एपी सर को भी याद नहीं होगा, या मधु को भी याद नहीं होगा, क्योंकि मधु उस वक्त टीवी टुडे चलाती थी। हुँ। ये प्रपोज़ल आया कि न्यूज़ टुनाइट नाम से एक एनडीटीवी इंग्लिश का शो कर रहा है, हिंदी ऑफ़र हुआ। कहानी बड़ी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, सिर्फ़ ₹370 उस दिन आज तक के पहले कैसेट बनाने में लगे थे। ये पिंडीज़ रेस्टोरेंट में हमारे खाने का बिल था, दैट्स ऑल। तो जब टीवी चैनलों से आप अलग हो, क्योंकि आपने सारे चैनलों में संपादक के तौर पर काम किया, आज तक में किया, स्टार में लंबी पारी खेली, न्यूज़ नेशन में रहे, जी में रहे, फिर लोगों के मन में आता है यार इतना बड़ा नाम था दीपक चौरसिया, इसके नाम पर फिल्में बन रही थी, फिल्मों में किरदार दीपक चौरसिया बनते थे, पीपी लाइव से लेकर हर जगह पर। फिर ये सडनली गायब कैसे हो गए बीते 10 साल में? धीरे 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 इसके लिए आप कहाँ मानते हैं, कहाँ आपसे चूक हुई, टाइम बदल गया, कुछ गलतियां हुई, क्योंकि बहुत सारी खबरें इस बीच में रही हैं। हाँ, मैं मानता हूँ, मैंने जिन लोगों पर भरोसा किया, वो उन भरोसे पर खरे नहीं उतरे। मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ। शुभंकर मुझे कहेंगे कि दीपक भाई ये करना है, तो मैं आगे भी नहीं सोचूँगा, पीछे भी नहीं सोचूँगा। शुभंकर मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनके लिए ज़िंदगी का कोई भी बड़ा रिस्क ले लूँगा। हम्म। हाँ, जो रिस्क मैंने ज़िंदगी में लिए, उसमें कई लोग बन गए। हम्म। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो दीपक चौरसिया पहले हुआ करता था, शायद मेरा ब्रांड थोड़ा-थोड़ा कमज़ोर हुआ है, लेकिन फिर मजबूत होगा। हमने तो बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं। मैं शुभंकर ज़िंदगी में लगभग आधा दर्जन बार, हम्म। मेरी ज़िंदगी और मौत का फ़ासला एक सूद भर का था। हम्म। मैं ऐसी परिस्थितियाँ देख चुका हूँ। तो अब लड़ने की हिम्मत है, फिर से नाम बनेगा, कोई तो दिक्कत अब नहीं। दीपक चौरसिया कौन है? दीपक चौरसिया पत्रकार है, दीपक चौरसिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, दीपक चौरसिया क्या है अभी? मैं सिर्फ़ एक पत्रकार हूँ और ज़िंदगी भर पत्रकार रहना चाहूँगा। पत्रकारिता मेरा जुनून है, पत्रकारिता मेरी ज़िंदगी है, पत्रकारिता मेरा धर्म है। सही खबर लोगों तक पहुँचाना या सही विश्लेषण लोगों तक पहुँचाना, उनको एक राइट पर्सपेक्टिव देना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है।
हो सकता है मेरे पर्सपेक्टिव से या मेरी राय से कुछ लोग सहमत हों, कुछ लोग असहमत हों। मैं 100% लोगों को तो अपने साथ सहमत नहीं कर सकता, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैंने चीज़ों को पर्सपेक्टिव के अंदर रखा है और मेरे इस पर्सपेक्टिव को पिछले 31 साल से लोग जानते, मानते, समझते, देखते, उसका विश्लेषण करते हुए आ रहे हैं। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कई सारे लोग मेरी आलोचना करते हैं, लेकिन मैं अपने बारे में एक जानता हूँ, हुँ, एक चीज़ जानता हूँ, हुँ। आप मुझे पसंद करें, आप मुझे नापसंद करें, आप मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। ये तो शिवानी वाली बात हो गई कि बिग बॉस में शिवानी को लोगों ने पसंद किया, नापसंद किया, बट इग्नोर नहीं किया। आपने शिवानी को बहुत पसंद किया। हाँ, कोई क्योंकि मुकम्मल उस वजह? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि 1992 में जब मैं दिल्ली आया था, हुँ, तो दिल्ली से मैं इंदौर एक छोटे से गाँव से निकल कर आया था, बहुत छोटा-सा गाँव था वो। मैं जहाँ पैदा हुआ, मुझे मालूम है कि बस उससे कई किलोमीटर दूर आती थी। मैं छत्तीसगढ़ में एक पांडुका नाम की जगह पे पैदा हुआ, अब तो बड़ा हो गया होगा, मैं आज तक वहाँ पे गया नहीं, लेकिन मेरी स्कूलिंग मध्य प्रदेश में सेंधवा नाम की जगह पे हुई। उसके बाद मैं इंदौर आया। इंदौर से मैं एकाएक दिल्ली के समुद्र में आके कूद गया था। मैं अपने आप को जितना विचलित, परेशान महसूस करता था उस ज़माने में, शुरुआत के 3-4 महीने में, तो इंदौर आने के बाद और दिल्ली आने के बाद मुझे लगता था कि मैं सर्वाइव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। वो भोलापन, वो इमैच्योरिटी, वो गाँव के होने की अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको ये भी बता दूँ कि वो औरैया ज़िले से आती है, जो मैं कानपुर से बहुत दूर है। मैं उनको 5 साल से जानता हूँ। हाँ, वो कानपुर से काफ़ी दूर है। हुँ, वो कानपुर बोलती थी, लेकिन दरअसल जो आप शुभाकर बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरे फ़ादर जो है वो कालपी में पैदा हुए थे और अभी भी मेरा वहाँ पे एक एंसेस्टर घर है, मैं बहुत कम जानता हूँ। तो मुझे वहाँ की भाषा, बोली सब कुछ पता थी। मुझे लगा था कि शिवानी जो है, अगर इसको इस वक़्त समझाया नहीं गया, तो ये उलझ करके जो है बहुत गिर जाएगी, और वो हैंडल नहीं कर पा रही थी अपने पहले नॉमिनेशन सोशल को। मीडिया में काफ़ी सपोर्ट उन्हें मिला, लेकिन ट्रिकी तरीके से बिग बॉस ने बाहर कर दिया। अब लोग कह रहे थे कि शिवानी को गलत तरीके से बाहर किया गया। आप मानते हो? क्योंकि वोटिंग के आधार पे बाहर नहीं होती। यूपी, बिहार में बड़ा सपोर्ट मिल रहा था उसे। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि वोटिंग पे वो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसकी वोटिंग लवकेश के हिसाब से स्ट्रॉन्ग नहीं थी। देखिए, आपको 3 लोगों 4 लोगों में फैसला होना था। अदनान, ठीक है? शिवानी, नहीं, लवकेश और विशाल। विशाल, हाँ। हाँ, ये 4 लोग ना। हुँ। तो इसमें लवकेश की वोटिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है, और अदनान के रहने के क्या रीज़न्स हैं सब जानते हैं, उसमें कोई नहीं, दिक्कत अदनान नहीं। तो बाहर हो गए थे। विशाल, शिवानी, कटारिया 3 बचे थे, हाँ, 3 बचे थे। जिसमें से हाँ, तो अदनान भी हमेशा के लिए नॉमिनेटेड है ना। अरमान। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, आई एम हाँ, सो सॉरी, अरमान, अरमान, अरमान भी हमेशा के लिए हाँ। नॉमिनेटेड है, उनको बट भी ये अरमान को सज़ा दी उसमें गई। सेव कर दिया गया था। बिग हाँ, बॉस ने बिल्कुल, उस बिल्कुल, राउंड में बिल्कुल, अरमान को सेव बिल्कुल, कर दिया। हाँ, 3 बचे। हाँ। वोटिंग के तो आधार पर नीचे के 2 गए ना, वोटिंग के आधार पर नीचे के 2 गए। हाँ। लवकेश की वोटिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है, अब वो तो इसीलिए एल्विश फैक्टर। जो भी फैक्टर हो, ये उसका पॉजिटिव पॉइंट है, और उसके बाद कम विशाल की, उसके बाद शिवानी की। विशाल की वोटिंग भी बहुत नहीं, स्ट्रॉन्ग है। विशाल वोटिंग के आधार पर बाहर हुए। शिवानी घर के सदस्यों के आधार पर बाहर हुई। अब ये सॉरी, मैंने देखा इतना बिग बॉस देखा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। आपने जो बताया मैं उसी के आधार पर जा रहा हूँ। घर के सदस्यों में जो इक्वेशन चलिए बना इसको था। रिफ्रेम करते हैं हाँ ना, सवाल। चल। क्या बिग बॉस एक स्क्रिप्टेड शो होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं है। स्क्रिप्ट होना संभव नहीं है, क्योंकि आपका बाहर के लोगों से इंटरेक्शन बिल्कुल कम होता है। हाँ, जो बैक एंड टीम है वो दिमाग लगाती होगी कि कौन ज़्यादा चलेगा, कौन नहीं चलेगा, लेकिन स्क्रिप्टेड का मतलब ये होता है कि सबको अपना-अपना रोल दे दिया जाए, सबको उस हिसाब से चलाया जाए। हाँ, बिग बॉस को गेम को चलाते ज़रूर हैं, एंकर ज़रूर करते हैं, लेकिन घर के अंदर जो कर रहा है, उसका जो बाहर की दुनिया से इंटरेक्शन है वो ज़ीरो नहीं, होता है, लेकिन जैसे हम ज़ीरो लोग होता टीवी है। में करते थे कि जी। किसी गेस्ट को ज़्यादा बोलते देते थे, ना, किसी ना, कम, किसी का फै संभव नहीं है, वो संभव ही नहीं है। वो उस फॉर्मेट में संभव नहीं है। अभी अभी आप देखें ना, हुँ। एक शो आता है जिसमें कोई एंकर नहीं होता है, आपने देखा होगा किसी एक चैनल पर उसमें भी देखा होगा उनको टाइम बाँटना पड़ा है। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर जो बोल रहा है, चिल्ला रहा है, झगड़ रहा है, जितनी इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी के साथ झगड़ो और उसी इंटेंसिटी के साथ जवाब हो। तो मेरे हिसाब से बिग बॉस को किसी भी आधार पर स्क्रिप्ट नहीं किया जाता। हाँ, गेम चलता ज़रूर है। ये देखा जाता है कि सोशल मीडिया पे कौन-सा नाम चल रहा है, किस तरीके का नाम चल रहा है, और जो इक्वेशन बन गया था ना वहाँ पर, मुझे पता था शिवानी को कौन-कौन निकालेगा, कौन-कौन वोट देगा। उनके अपनों ने मुझे हालाँकि पता निकाला उन्हें। हाँ, 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 जिनके साथ हाँ। वो थी उन्होंने जी, क्रॉस जी, वोट किया। जी, जी। अब एक और सवाल
वो सिर्फ एक वोट मेरे ख्याल से, हाँ। 1 या 2 वोट के कारण हारी क्योंकि होगी। वही और वो वोट तीनों दोस्त उनके खिलाफ चले गए। वो निजी उनको पसंद नहीं करते थे। सना मकबूल उनका इस्तेमाल कर रही थी, उन्होंने विशाल का भी इस्तेमाल किया, वो दोनों बाहर हो गए। जबकि मैं मानता हूँ विशाल और लवकेश दोनों बहुत बड़े कंटेंडर थे इस बिग बॉस में जो है फाइनल तक जाने के। लेकिन विशाल ने जो सना मकबूल के हिसाब से पूरा गेम खेला, उससे उनके पास जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो ख़राब हुए। मैं सना मकबूल पे आऊंगा, लेकिन अरमान मलिक को लेकर कल सारे जर्नलिस्ट गए थे और कई सारे जर्नलिस्ट ने अरमान मलिक से कहा कि भाई साहब, आप चीटिंग को चॉइस जिस तरह से पेश कर रहे हैं कि मैं सही ठहरा रहा हूँ, वो गलत है। आप एक सही चीज़ नहीं रख रहे लोगों के सामने। आप बिग बॉस के अंदर थे, आप जर्नलिस्ट भी रहे हैं। अगर एक एंकर के तौर पर मैं देखूं तो मुझे सवाल इमेजिन आते कि हम लोग क्या सवाल पूछते कैरेक्टर को लेकर। अरमान मलिक जिन्होंने 2 शादी की, जिनको ऊपर आरोप है कि पहली वाइफ की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर सेकंड शादी कर ली, आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया से व्यूज़ आते हैं, पैसा आ रहा है, शो ऑफ कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को इतना बड़ा मंच देना सही था? एक पत्रकार के तौर पे मानूंगा तो बिल्कुल गलत था। दूसरे दिन मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा था, मैंने उनकी दोनों पत्नियों और अरमान के साथ पॉडकास्ट किया था। तब कृतिका ने कहा था, पायल ने कहा था मुझसे कि कृतिका बड़ी भोली है। तो मैंने उनको कहा था कि अगर ये भोली होती तो आपके बगल में इस तरह यहाँ पर ना बैठे सुना होते। था हमने। और मैंने अरमान को ये भी कहा था कि आप यहाँ पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपकी 2 बीबियाँ हैं। और अरमान को लाया इसलिए, क्या देखिए, इस तरह के विवादित लोगों को बिग बॉस में जगह मिलती है, हम सब जानते हैं। और टेलीविजन में ऐसे ही होता है ना, खबर वो होती है कि आदमी ने कुत्ते को काट लिया, कुत्ते ने आदमी को काटा है, कभी खबर होती है? खबर नहीं होती। इसीलिए अदनान थे और इसीलिए अदनान चल रहे हैं अभी तक, और कृतिका भी चल रही हैं। कल कृतिका से पूछा किसी ने कि अगर आपके साथ जो हुआ, सवाल किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि डायन भी 2-4 घर छोड़ देती है, ये कल बिग बॉस में ऑन एयर हुआ था। हाँ, डायन 9 घर छोड़ के वार करती है। आपने अपनी दोस्त पे वार कर दिया, अगर आप उनकी जगह होती तो शीट सेट की, मुझे नहीं पता। नहीं, उसने बाद में कहा ना, मैं भी यही करती। उसने बाद में ये कहा था, ये चेक मैंने हाँ, किसी last- सोशल मीडिया पे last देखा में- था। बोले नहीं, मैं नहीं समझ बट डू यू पाई थिंक फिर। इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल? आई मीन, बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, कई लोगों को फैसिनेटिंग लग रहा है कि यार एक मर्द है 2 बीवी ले घूम रहा है, जो अरमान कह रहे हैं सबका शौक होता शुभंकर, मैं है। अपनी बात बताऊं, मैंने वहाँ कहा था, मुझसे तो एक नहीं संभलती, ये 2 लेके। आपकी शादी हो नहीं, गई? मेरी शादी ही नहीं हुई। शादी नहीं हुई, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही बने रहिए। जो है ना, क्योंकि फिर भी ये हो जाता है, कितने बजे आओगे, क्या खाओगे, क्या पहना है, किससे बात कर रहे थे, व्हाट्सएप पे किसका मैसेज है, ये तो उस लड़की का नंबर है। तो सही है। बच जाओ शुभंकर, बच जाओ। मुझसे एक नहीं संभलती, मैंने अरमान से कहा था, आप 2 लेके घूम रहे। भाई किस्मत है, हर इंसान की किस्मत होती है, ये अरमान की किस्मत है। लेकिन हाँ, पत्रकार के तौर पर मैं कहूँगा तो ये कानूनी तौर पर गलत है। मुझे नहीं पता उन्होंने ये दोनों शादी कैसे की, दोनों साथ कैसे इनफैक्ट रहे। 3 शादी उनकी हो चुकी है। अब तीसरी के बारे में मैं नहीं जानता। मैं अब इसके बारे में अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन करूंगा या फिर कोई पत्रकार अपने उनकी भेजूंगा, पूरी कहानी है। 3 शादी हुई और एक उन पर शायद पॉक्सो भी लगा हुआ है किसी घटना को इसके बारे में मैंने सुना। हाँ। और बाद में उस एफआईआर की कॉपी भी सोशल मीडिया पर देखी। मैं इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। और मैं ये भी कहूँगा केस उनके ऊपर चल रहा है, तो मेरे ख्याल से हमारी अदालत, बिग बॉस का विनर कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? कौन ऐसा जो अंदर रख के लगा है, ये जब तक फाइनल मैं नहीं देख, फिर भी आपका कोई तो होगा ना, 1-2। मैं तो चाहूँगा कि रणवीर शौरी जीते। क्यों जीते? दोस्त है मेरे, मुझे अच्छे लगते हैं वो, मुझे अच्छा लगता है कि जिस तरह से वो खेलते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बेसिकली, रणवीर बहुत दिल के भले इंसान है। मतलब मैं उनकी जितनी भी तारीफ़ करूँ वो कम है। आपको पता है शुभंकर, मेरा एक हिप रिप्लेसमेंट हुआ था, मैं बिल्कुल डबल माइंडेड हो गया था कि मैं जाऊं या ना जाऊं। मैंने ऑलमोस्ट मना का मैसेज कर दिया था, कभी मैं मैसेज भेजता था मैं आऊँगा, कभी मैसेज भेजता था मैं नहीं आऊँगा। लेकिन हाँ, उनकी टीम मुझसे आके मिली। किसने कांटेक्ट किया था? उन्होंने किया था, आपने किया था बिग बॉस नहीं, में? मैंने कोई कांटेक्ट नहीं किया, मेरे पास क्या उन्हीं की मैसेज आया तरफ था से। आपके पास? आप बिग बॉस में आइए, हम चाहते हैं आप बिग बॉस में आए। तो मेरी 2-3 राउंड की बातचीत हो चुकी थी। फिर मेरा ये फ्रीक एक्सीडेंट हो गया, मेरे घर पे ही हुआ है, पहले ट्रेडमिल, फिर उसके बाद घर के अंदर जो है। तो उन्होंने कहा कि आप आइए। मैंने बोला मैं कंसीडर करता हूँ। फिर इलेक्शन का तब कुछ बहुत चल रहा था, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। आपने यूट्यूब पे भी आपने देखा भी होगा कि मैं कई चैनल पे विश्लेषण कर रहा था। और पहली बार मैं स्टूडियो किसी के नहीं जा रहा हूँ, लेकिन पहली बार मैं आपके प्यार के चलते यहाँ तक आ गया हूँ। बड़ी गाड़ियाँ पड़ेंगी मुझे कि आप किसी, अब देखिए, आप तो हमारे पास मेहनत करके कैसे आए मैंने देखा, लेकिन सोशल मीडिया पर एक परसेप्शन ये भी चल रहा था कि दीपक चौरसिया ने पैर और कूल्हे की चोट का बहाना बनाकर आराम से बिग बॉस में लेट के मौज काटी, दिन भर च्युइंगम चबाते थे। बहुत दर्द में रहता था,
बहुत ज़्यादा दर्द। मैंने कितने पेन किलर खा के मेरा हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, बाय हिप रिप्लेसमेंट है, मेरा दूसरा हुआ है। हम्म। और अगर 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 उनकी टीम, मैं बहुत शुक्रिया करूंगा वाईकॉम 18 का, एंडेमॉल का, बिग बॉस के बाकी एम्प्लॉयज़ का, बहुत मदद की उन्होंने। अगर वो मेरे लिए जो है बाथरूम के ऊपर स्लोप नहीं बनाते तो मैं शायद वॉशरूम भी नहीं इस्तेमाल कर पाता। उन्होंने ये मदद की थी, मैं वहाँ पे गया। और अभी तो देखिए, आप खुद देख रहे हैं, मेरे सामने खड़े हुए हैं, मैं किस हालत में, ये 3-4 सीढ़ियाँ आपके यहाँ पर है, कैसे उतरा। तो मैंने बहुत कष्ट में एक एक महीने बिताए हैं। हाँ, मैं खामोश रहता था, इसलिए नहीं रहता था, मैं ये सोच के गया था कि आपने कहा ना कि आप आए, फिर चले गए, फिर गायब हो गए। तो मैं 1 महीना जो है बिग बॉस के घर में रह के सोचना चाहता था, और मैं बहुत सोचा। और मैं आपको बता दूं शुभंकर, मेरे और बड़ा आपको मन जवाब भी था। नहीं देना पड़ा होगा, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। हाँ, ये भी नहीं जवाब देना पड़ा, और लोग टीवी पे देख भी रहे हैं। देखिए, इसको बोलते हैं ना कि देखिए, दिमाग चलाना हो, पुराना पत्रकार हूँ, इसको कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आए। तो मैं बिग बॉस के घर में था, मैं बैठा हुआ था, और मतलब भगवान ने भी क्या 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 दुख दिया कि मैं गिर गया घर में, मेरा कूल्हा टूट गया, मेरा हिप रिप्लेसमेंट हुआ, मेरा ऑलमोस्ट 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ था। पहले भी इस दर्द को एक बार झेल चुका था। मैंने आपको बताया कि मेरे मेरे बोन्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जिस जो मुझे अभी तक नहीं पता था, लेकिन उस पे मैं अब ख़्याल रखूँगा। तो मुझे लगा कि बिग बॉस में जाना चाहिए। और हाँ, मेरे काफ़ी दिन से मन था शुभंकर, जब इंडिया न्यूज़ छोड़ा था उसके बाद मुझे लगा कि मैं थोड़े दिन न्यूज़ नेशन में काम कर लेता हूँ, वहाँ पे कुछ ऐसे संयोग बने। फिर परिस्थिति ऐसी रही कि मैं वो काम पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने 31 साल के एक्सपीरियंस पे बुक लिखना चाहता हूँ। मैंने बहुत चीज़ें ऑन द ग्राउंड की हैं, और मेरा अनुभव 26/11 हो, 9/11 हो, आप लाहौर बस हो, इस्लामाबाद समिट हो, सार्क की जितनी मीटिंग्स हुई हैं, मैंने ऑलमोस्ट सभी कवर की हैं। यूनाइटेड नेशंस आधा दर्जन से बार कवर किया है। वाइट हाउस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, क्रेमलिन, शंघाई, बीज चाइना, सबसे मैंने रिपोर्ट किया है। मायावती एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मायावती ने, कांशीराम जी का मैंने कई बार इंटरव्यू किया, मायावती जी का तो कई बार किया है। और मेरे बार मायावती और कांशीराम जी का 2002 के पंजाब इलेक्शन में एक साथ इंटरव्यू किया था, जिसमें मायावती जी को कांशीराम जी ने उत्तराधिकारी घोषित किया था। और नेता कितना समझदार होता है, वो आज तक पे आया था। मेरे ख्याल से 2002 का वो इलेक्शन था, 2005 2002 पंजाब इलेक्शन था। मैंने वहाँ पे उनका ये इंटरव्यू किया था। मैं सोच के गया था कि दोनों का साथ करूँगा, क्योंकि तब उनको उत्तराधिकारी घोषित होने के, मायावती जी ने उसकी 10 लाख कॉपी बनवा के पूरे देश में घुमाई थी। और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, सुधीर गोयल का फ़ोन आया था कि दीपक भाई एक सीडी अगर आप बनवा दो। तो मैंने ऑफिस से पूछा कि क्या पॉलिटिकल लोगों को हम सीडी दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर ये टेलीकास्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनको दी थी। तो मैंने बहुत इंटरव्यू किए, बहुत लोगों के। दीपक चौरसिया आप टीवी में वापसी करेंगे, या समझ में आ गया कि नहीं, सारा खेल अब सोशल मीडिया का, अब जमाना बदल गया है। ऐसा नहीं है कि मैं टीवी को मना कर रहा हूँ, टीवी पे मैं अपीयर होता रहा। हम्म। कई सारे चैनल्स में मैंने इलेक्शन का एनालिसिस किया, लेकिन हाँ, संयोग ये रहा कि मैं फाइनल इलेक्शन के दिन, मुझे कई जगह से इनविटेशन थे, लेकिन मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा ऑपरेशन सिर्फ एक दिन पहले हुआ था। हाँ, मैं टीवी पे जाता रहूँगा। अगर मुझे टीवी में एज एन एक्सपर्ट जाता रहूँगा। मैं टेलीविज़न चैनल में जो मुझे बुलाएगा मैं बिल्कुल जाऊँगा, अपने व्यूज़ रखूँगा, प्यार से अपनी बात कहूँगा। क्या मैं एंकरिंग करूँगा या नहीं, या एज एन एंकर मैं बैठूँगा और टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ूँगा, नहीं। वैसे मैं ज़्यादातर टेलीप्रॉम्प्टर नहीं पढ़ता हूँ, उसके बारे में मैंने अभी विचार नहीं किया है, क्योंकि बिग बॉस आ गया, बाकी सारी चीज़ें आ गई। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब मैं एज एन एक्सपर्ट ही टीवी चैनल्स पे बैठूँ, और टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने वाली चीज़ मैं अब छोड़ दूँ, और कुछ नया करूँ, कोई नई चीज़ें सीखूँ, कुछ नया करूँ, क्योंकि तमाम लोग जो आपके चाहने वाले भी हैं या जो आपको नापसंद करते हैं, दोनों तरफ से एक सवाल बड़ा कॉमन चल रहा था, लोगों ने कहा पूछेगा, आपने टीवी के आखिरी दिनों में, क्योंकि हिंदू मुसलमान वाली खबरें खूब हो रही थी उस बीच में, हम सब भी खूब पढ़े हैं, आपने भी खूब पढ़ी। एक वर्ग आपको पसंद करा था, एक नापसंद करा था। लोगों ने कहा दीपक जी टीवी पर इतना बेबाकी से आते थे, अभी भी देखिए इंटरव्यू में एकदम चढ़ के बोल रहे हैं। बिग बॉस में बड़े शान शान से हो गए थे, ऐसा लगा कि एकदम बस सबसे सुकून का टाइम यहीं पर है। तो वो शांत, वहाँ जो थोड़ी शांति थी, क्योंकि आपने खुद कहा 2 बार केवल आप गुस्साए, नाराज हुए, ये उस माहौल की वजह से था, कुछ बदलाव आपका था, क्या था? क्योंकि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट बिहेवियर था आपका वहां पर, जो बाकी लोगों ने दीपक चौरसिया को देखा है टीवी पर। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, टीवी पर मैं चढ़कर बोलता हूँ, क्योंकि उस तरह के एक्सपर्ट्स होते हैं, उस तरह के लोग होते हैं, और उस तरह की मतलब
अब मैं वहाँ पर जो इंसान मेरे पत्रकार बनने के 3 या 4 साल बाद पैदा हुआ है, उसको मैं क्या समझाऊँगा कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन का झगड़ा क्या है? मैं उसको क्या समझाऊँगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो है 240 सीटें क्यों आईं? मैं वहाँ पर क्या इस बात को आर्ग्यूमेंट करूँगा? और दूसरी बात, मेरे जो बड़े टॉपिक्स थे हुँ, उसमें जो मैंने कई लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझाई, लेकिन हुँ, उसमें कई सारे नाम थे। और बिग बॉस में दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम नहीं ले नहीं सकते, ले सकते। पॉलिटिकल लोगों का नाम नहीं ले सकते। बड़े लोग हैं, पता नहीं उसका क्या इम्पैक्ट हो जाए, तो वो इस तरह की कंट्रोवर्सी से बचने चाहते हैं। तो मेरे पास जो है बोलने का बहुत कम रह गया था, लेकिन हाँ, मैंने जहाँ जिसको जो समझाना था वो समझाया और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे अनुभव का लाभ बिग बॉस के अंदर सबने उठाया, एक आध को छोड़ के जिसका नाम मैं नहीं लूँगा। अच्छा, कई और लोग जिस पे आखिरी बार मैं नाराज़ भी हुआ, लीजिए आपको भी मैंने एक लाइन दे दी। कई लोग ये कहते हैं कि दीपक जी ने बड़ी मेहनत की लाइफ में, 30-31 साल आपका एक्सपीरियंस रहा, 25-30 साल तक आप सबके फेवरेट रहे, लेकिन आखिरी के 4-5-6 सालों में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई या बहुत सारी, जब हम कमेंट सेक्शन देखते हैं, ये बाय चॉइस था, बाय डिफॉल्ट होता चला गया, कैसे ये हो गया? क्योंकि आप पर कई बार एलिगेशन लगे कि राइट विंग के आप हो गए हैं या राइट विंग की पोस्ट कर रहे हैं, या पूरी टीवी पर जो आरोप लगने लगा कि सब गोदी मीडिया है, विच इज समहाउ ट्रू ऑल्सो कि टीवी मीडिया काफी हद तक सरकार की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि मैं भी उसका पार्ट रहा हूं अलग अलग चैनलों में, और सोशल मीडिया जो है कंप्लीटली वही सेम चीज विपक्ष के लिए करता है उसी तरीके से। दोनों दोनों पत्रकार जो है, जो गोदी मीडिया दरबारी मीडिया है, आरोप लगाते हैं, बट ये कहानी है। सो आपको लगता है कि आप शुभंकर आपने बहुत बाद में सुना। हाँ, मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट रहा, मैं सबको राय देने का मौका रखता था। मैंने सभी के इंटरव्यूज़ किए, हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता के इंटरव्यू किए। मैंने अटल जी का किया, एच डी देवेगौड़ा का किया, इंद्र कुमार गुजराल जी का कई बार किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह का किया, एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह लीडर ऑफ अपोजिशन थे। इसके अलावा सोनिया जी का किया, राहुल जी का किया, प्रियंका जी का किया, सबका इंटरव्यू किया हुआ है। ऐसा कोई नहीं बचेगा जिसका इंटरव्यू दीपक चौरसिया ने ना किया हो। लेकिन आप 96, 98 से लेके 2003 तक भूल गए, जब मैं सबसे पहले निक्कर पत्रकार था। निक्कर पत्रकार, ये गोदी मीडिया तो शब्द बाद में आया है सर। गोदी मीडिया बहुत बाद में आया है और मैं तो शुरू से निक्कर पत्रकार था। मेरे तो पिताजी जो टीचर थे, उनके बारे में पता नहीं क्या-क्या सोशल मीडिया पे उस ज़माने में एसएमएस और ग्रुप पे चलता रहता था। हाँ, मैं बहुत 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 वो हुआ हूँ। तो मेरे लिए ये बात कोई नई नहीं है, मैं तो शुरू से ही बीजेपी की तरफ टिल्टेड हूँ। और देखिए उसका एक कारण भी है, उसका कारण ये है कि जब मैंने बट अपनी ये बड़ा पत्रकारिता। स्टेटमेंट आपने कहा बीजेपी की तरफ टिल्टेड है, हाँ, तो आपको लगता नहीं कि फिर आपके जर्नलिस्टिक उसको लेकर लोग क्वेश्चन करेंगे कि यार, लेकिन कि इसको फिर आप पार्टी पत्रकार हो गए? नहीं, मैं पार्टी पत्रकार कहाँ हूँ भैया। मैं बीजेपी की तरफ टिल्टेड उनके नज़रिए से रहा हूँ, इसलिए ओके। क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी को तब से कवर किया जब हाँ। वो 92 के बाद 5 राज्यों के चुनाव हार चुकी थी। वो ओके। नारा था ना उनका 1993 में जब यूपी चुनाव हारी थी, जब मुलायम सिंह और कांशीराम मिल जी ने गए, साथ मिले सरकार बनाई मुलायम थी। काशीराम हवा हाँ, मोड़ जी गए। हाँ, लेकिन उस वक़्त बीजेपी का नारा था, बीजेपी का नारा भी मैं आपको बता देता हूँ, आज 5 प्रदेश, कल सारा देश। ठीक है? तो उसमें मेरे ख़्याल से दिल्ली का इलेक्शन भी उस वक़्त हुआ था। हम तो जन्म ले रहे थे। हाँ, आप जन्म ले रहे थे। दिल्ली का इलेक्शन भी उस वक़्त हुआ था और उस वक़्त जो है उत्तर प्रदेश वो हारे थे, मध्य प्रदेश वो हारे थे, राजस्थान में थिन मेजॉरिटी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। मेरे ख़्याल से हिमाचल भी हार गए थे, हिमाचल भी जहाँ तक मुझे याद है, और 5वाँ प्रदेश जो था वो दिल्ली था। तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक हुआ करते थे। तो मैंने तब से बीजेपी कवर की है। मैंने 13 दिन की सरकार भी देखी। 13 दिन की सरकार में मैंने 2 बार अटल जी का अटल इंटरव्यू जी किया। वाले। मैंने 13 महीने की सरकार देखी। मैंने फिर उसके बाद यूएफ की सरकार देखी, यूनाइटेड फ्रंट की, जब एच डी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल थे। फिर उसके बाद अटल जी प्रधानमंत्री रहे और उस वक्त न्यूज़ चैनलों का दौर था और चूँकि अटल जी प्रधानमंत्री थे तो वो हिंदी देखते थे, हिंदी समझते थे, हिंदी पसंद करते थे। मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है, आज तक 2001 में शुरू हुआ था और 1 जनवरी को मेरे पास पहला फ़ोन आया था। मैं नाम तो नहीं लूँगा ये कहते हुए कि बाप जी जो है, मतलब अटल जी जो है वो आज तक देखना चाहते हैं, लेकिन आपका जो डिश एंटीना हमारा जो केबल वाला है इसको पकड़ नहीं रहा है। तो मैंने फिर वहाँ पे टेक्निकल टीम को बोल के आज तक का जो डिश है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लगवाया था। तो तब से ही ये परसेप्शन अच्छा, तब इसमें से बना एक है। एक कहानी और भी उसके है। बाद उसके जी। मैं बता मैं क जी, ख जी। उसके बाद मैं डीडी न्यूज़ का हेड बन गया। हुँ, ऑब्वियसली वो ऑफ़र मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही मिला था। हुँ। लेकिन जैसी मेरी किस्मत रहती है, एकाएक सरकार आ गई डॉक्टर मनमोहन सिंह की, मिसेस गांधी की,
और उस ज़माने में डीडी जो न्यूज़ था, वो केबल एंड सैटेलाइट होम में नंबर 2 का चैनल हुआ करता था। हमने सुना है और काफ़ी हाँ, हाँ, क्रांतिकारी हाँ, कदम हाँ, उठाए थे बहुत आपने अपनी। क्रांतिकारी कदम उठाए थे, लेकिन उस क्रांति ने मेरे साथ अशांति कर दी। मुझे डीडी से निकाल दिया गया, क्योंकि मुझे कहा गया आप एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। तब भी मैं राइट विंग का था, बीजेपी के आदमी। तो फाइनली क्या हुआ, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि मैं कैसे, फिर मैंने सोचा कि अपनी राय देना चाहिए, कहना चाहिए। शीला दीक्षित जी का निधन हुआ। शीला दीक्षित मेरे वाइफ को बहुत मानती थी। वो उनका उनका करियर टीवी टुडे में शुरू हुआ था, लेकिन लगभग 25 साल तक के आसपास उन्होंने एनडीटीवी में काम किया। क्राइम रिपोर्ट करती थी, कई सारे शोज़ भी उन्होंने वहाँ पे प्रोड्यूस किए। तो वो उस वक्त दिल्ली सरकार करती थी, और मैं आज तक में था, बाकी में था। तो मेरे बहुत अच्छे रिलेशन शीला जी से हमेशा रहे। इनफैक्ट सभी पॉलिटिकल लोगों से मेरे हमेशा पारिवारिक संबंध रहे, चाहे वो मुझे कुछ भी कहते हो। तो मैं उनकी डेथ पे उनके घर बैठने गया। तो अपर्णा द्विवेदी, जिनको आप जानते हैं, वो थी मेरे साथ, मेरी पत्नी थी मेरे साथ, और हम संदीप से मिलने गए निज़ामुद्दीन में उनके फ्लैट फ्लैट पे। तो मैं बैठा हुआ था चुपचाप। मैंने तो उन्होंने शीला जी के बारे में संदीप भाई बात कर रहे थे, और संदीप भाई ने एक लाइन, आज संदीप भाई को नहीं पता मैं उनका नाम लिया, संदीप दीक्षित ने कहा, बोले देखिए शीला जी ने क्या कमाया ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए, आप दोनों तो मेरे दोस्त हैं। स्टीफन्स में अनुसुईया भी पढ़ी हुई है, स्टीफन्स में संदीप भी पढ़े हुए हैं। आप दोनों तो मेरे दोस्त थे, और अपर्णा अलग रीज़न से, क्योंकि अपर्णा शीला जी के साथ बहुत काम करती थी। लेकिन दीपक तो बीजेपी का आदमी है ना। बोले ये कमाया है शीला जी ने। तो उस दिन उनके घर से निज़ामुद्दीन इससे बाहर निकला। मैंने 5 बार अपना सर पीटा। मैंने बोला ये इंसान मुझे इतनी अच्छी तरह जानता है। ये इंसान जो हमारी फैमिली का, हमारे घर में संदीप भाई का बहुत आना हमेशा रहा। कई सारे लोग आते थे, वो भी आते थे। अब इनके लिए मैं हैदराबाद से बिरयानी लेके आता था, लेकिन ये मुझे बीजेपी का इंसान बोल रहे हैं। तो मैंने बोला अब छोड़ दो, अब मैं अपनी राय ट्विटर पे खुल के रखूँगा। और उसके बाद से जो है, जो मेरा शिफ्ट आया, मैंने शिफ्ट का आपको ओरिजिनल कारण बताया, इसमें कुछ भी वो नहीं है। मैंने सुधीर चौधरी जी से एक बार पूछा, मैंने कहा आप कभी अपना ट्विटर कमेंट सेक्शन खोलते हैं? तो ही सेड यार शुभांकर मैंने छोड़ दिया। मैं भी नहीं तो खोलता। मैंने कहा क्यों? बोले अब आदत हो गई है, अब बहुत ही हम लोग की चमड़ी मोटी हो गई, क्योंकि लोग ट्रोल करते हैं। मैं आपसे पूछता, अभी भी आप ट्विटर कमेंट सेक्शन चेक करते हो अपना? नहीं, नहीं, मैंने जब ट्विटर करना शुरू किया तो मैंने कसम खाई। 2-3 दिन पढ़ा, लेकिन जब मैं ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड होने लग गया, और मैं काफ़ी टाइम तक मतलब ट्विटर में बहुत एक्टिव लोगों में रहा। अभी मैं थोड़े इलेक्शन के टाइम भी मैंने काफ़ी ट्वीट किए। मेरा जो मूड के हिसाब से होता है। हाँ, वो सडनली आप मिलियंस तक जो गए थे खींच हाँ, के, हाँ। वो मैंने देखा सारे तो ट्वीट्स। मेरा मूड के हिसाब से होता है। अब फिर करूँगा। हाँ, लेकिन मैंने ये कसम खाई हुई है, और अपने बच्चों को भी कहता हूँ, और अपने घर में मेरी बहुत बड़ी फैमिली, मेरी 6 बहनें हैं, मैं इकलौता भाई हूँ, बड़ा परिवार है हमारा। तो मैं उनको भी कहता हूँ कि भैया, कोई भी राय मेरे बारे में बनाने से पहले सोशल मीडिया पे जो पढ़ा है उसके आधार पे मत बनाना। प्लीज़ मुझे फ़ोन कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, पूछ लेना। और एक बार तो मेरे भांजे ने पूछा, पापा, भांजे ने मेरे जीजा जी से पूछा, पापा ये मामा क्या वाकई 5,000 करोड़ का आदमी है? तो मैंने बोला आ जा भैया देख ले। तो ये सब चलता रहता है शुभांकर, बस ज़िंदगी ऐसी है। सोशल मीडिया, चलिए ये सारी बातें हो गई। एक कहानी और आती है आपको लेके कि दीपक चौरसिया जी आडवाणी जी अटल जी के बड़े करीबी थे। उस टाइम काफ़ी कवरेज की इन्होंने, बहुत लाइमलाइट में रहे, काफ़ी जैसे आपने खुद बताया नियुक्तियां हुई आपकी डीडी में, आपको पाकिस्तान तक ले गए और सारे इंटरव्यूज़ आपने किए। मोदी एरा में यही उनके डिक्लाइन की वजह बन गई। ऐसा कई बार पत्रकार जब हम नहीं, आपस में ये बैठते गलत हैं है, ये तो गलत कई है, लोग ये आपस में बातें पत्रकार करते ये हैं कि गलत दीपक जी उधर बहुत क्लोज थे, क्योंकि मोदी एरा में आडवाणी जी के लोगों की पूछ नहीं है। ये गलत है। मैंने उस ढंग से कभी अप्रोच ही नहीं किया, क्योंकि देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, मैं एक चैनल का एडिटर इन चीफ था। हाँ, मैं मिलता था उनसे जब भी मीडिया इंटरेक्शंस होते थे, लेकिन मैं इंडिपेंडेंटली उनके साथ मिलूँ, मेरा कभी नेचर ही नहीं रहा। मैं तो जब टीवी के लिए काम करता था, तो मेरे लिए एंकरिंग और अपना शो इतना महत्वपूर्ण होता था कि मैं नेताओं को बोल के निकल आता था कि सर, मैं कई बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी निकला हूँ, होम मिनिस्टर के यहाँ से भी निकला हूँ, ये बोल के कि 6:30 बज गए हैं, मेरे को 1 घंटा पहुँचने में लगेगा, फिर आधा घंटा मेकअप में, मेरे शो का टाइम है। तो मेरे लिए मेरा जॉब इतना महत्वपूर्ण था, है।
रहेगा या जो काम में करता बट यू हूँ। थिंक कि उस चीज़ ने आपके करियर पर असर किया? अगर रिश्ते अच्छे होते तो शायद आप नहीं, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। मैं उस वक़्त एडिटर इन बिकॉज़ देयर चीफ आर ना, जर्नलिस्ट जो एक यूट्यूब भी चला रहे हैं और हाँ, टीवी भी चला रहे हैं। मैं बताता हूँ ना आपको। तो जब जब मोदी जी आए, तब मैं एक चैनल का एडिटर इन चीफ था। मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अलग-अलग चीज़ें थी। और फिर बीच में एक ऐसा फ़ेज़ आया, मैं क्या बात करूँ, कभी बात करूँगा उसके बारे में कि मैंने इंडिया न्यूज़ से अलग हुआ, ये मेरी चॉइस थी, मैं वहाँ से अलग हूँ। मुझे नई तरह से शुरुआत करनी थी। फिर तो हाँ, वो एक फ़ेज़ आया जहाँ पर मैं अपने आप के अंदर चला गया था, अपने शेल के अंदर चला गया था हुँ। और मैं कई अलग-अलग ऑप्शन देख रहा था, कई अलग-अलग चीज़ें देख रहा था। हाँ, मेरे साथ एक ऐसा फ़ेज़ हुआ। हाँ, मैं थोड़ा एक्टिवली काम करता, 10 लोगों से और मिलता। मैं बहुत कर चुका था शुभाकर, बहुत देख चुका था। एक पर्सनल सवाल पूछूँ मैं आपसे? हाँ, बिल्कुल। 31 साल के करियर में 25-26 साल तो आई थिंक जितने भी हम जर्नलिस्ट होंगे, टीवी में कोई भी जर्नलिस्ट आया होगा, आपको, रवीश जी को या बाकी सबको देख के हम सब बड़े हुए। और एक टाइम तक आप लोग अनपैरेलल्ड सबसे बड़े हमारे पितामह रहे इस इंडस्ट्री में कि ऐसा बनना या इनकी तरह जाना या इससे सीखना है, इनसे पीटीसी सीखनी है, रिपोर्टिंग सीखनी है। डू यू थिंक जो न्यूज़ नेशन में इंसिडेंट हुआ था, उसने आपकी इमेज को बहुत डेंट कर दिया? ना, न्यूज़ नेशन नहीं, जो हुआ उसके पहले हो चुका था। विपिन रावत वाली घटना पे ना, जो ना, आप पर वो अभी भी क्योंकि आपका जब नाम आता है या हाँ, ट्विटर हाँ, ठीक पर है, ठीक तो वो है। एक्यूज़ होता है। ठीक है, वो एक अलग चीज़ थी, लेकिन उससे पहले ही मेरी जो जो अ, जिस बात का खुलासा नहीं कर रहा हूँ, वो कुछ ऐसे सिचुएशंस आए थे कि मैं अपने आप से ही काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन मैंने देखी। हाँ, वो एक ऐसा इंसिडेंट था, मैं उसी फ़ेज़ से गुज़र रहा था, मैं रिवाइव किया था, लेकिन रिवाइव होने के बाद ये फिर इंसिडेंट हो गया। अ, ये बात सच है, ये बात बहुत लोग अच्छी तरह जानते हैं। मैंने बिग बॉस में बात नहीं बोली कि मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं चीज़ों से बहुत जल्दी हर्ट हो जाता हूँ और मैं बहुत हर्ट हो गया था किसी एक चीज़ से, और जिसके चलते मेरा लाइफ का जो सबसे बड़ा डिसीजन था वो गड़बड़ा गया। हुँ। हाँ, उसके चलते मेरे फेजेस आ रहे थे, जब मैं फिज़िकल डिस्कम्फर्ट में था, मैं मेंटल डिस्कम्फर्ट में था। और शादी में उस दिन बहुत ज़्यादा नाच लिया था। शायद मुझे वहाँ नहीं जाना था। इनफैक्ट अगर मुझे वहाँ जाना भी था तो जो पैनल पे था उसने मुझे 3 मिनट तक नहीं काटना था। जो हुआ, लेकिन मैं मानता हूँ कि ईश्वर जो करे वो या ठीक आप है। नोटिस होगे कि मैं भी अपनी तरफ मेरे साथ भी कई सारे सीनियर जर्नलिस्ट ऐसा हुआ है क्योंकि मीडिया में ये होता है आप कहीं कवर करके आए, रात को आपको बुला लिया गया बिकॉज़ आप सीनियर एंकर हैं, आप पहुँच गए। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी, मेरे घर में उस दिन शादी थी। सेकंड मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें घर में पहली शादी थी। मैं शादी में गया था, मुझे वो शो रिकॉर्ड करना था, लेकिन मुझे आखिरी मोमेंट पे कहा गया कि आपको लाइव करना है, क्योंकि उस वक्त ऐसा ऐसा हो रहा होगा। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है शुभंकर, मैं ना नहीं कह पाता काम को, और मैं उसी कारण फंस जाता हूँ। तो बस होना था, लिखा हुआ था, हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे डू यू उससे कोई रिग्रेट फर्क, कि ना हुआ होता तो बेहतर होता? मुझे कोई जो हुआ है, देखिए, हम क्या, मैं तो इसको बड़े फिलोसफिकल देखता हूँ। मेरा ये मानना है कि ऊपर वाले ने जो लिख के रखा हुआ है ना, हुँ। वो अंततः होगा ही, वो वैसा होगा ही, आप कुछ नहीं कर सकते। आप कोशिश कर लो, कोशिश करना, मेहनत करना, ये आपके हाथ में है। लेकिन जो विधि का विधान है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको कोई नहीं बदल सकता। मेरे साथ ये होना था, हुआ, ठीक है, आगे मीडिया बढ़ो। में आप मानते हो जॉब बहुत अनसर्टेन है? सिर्फ टैलेंट की कीमत नहीं है, टैलेंट के अलावा जुगाड़ बहुत मैटर है, बॉसेस के आप फेवरेट है नहीं है, या अगर आप बॉस हैं तो आपकी मालिक से बनती है नहीं बनती है। आप मानते हो बहुत अनसर्टेनिटी है, एक दो बिल्कुल, चैनल को हटा दें अगर तो बाकी सब मैं जगह। किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं ये कहूँगा मीडिया में बहुत अनसर्टेनिटी है, मैं ये हम्म, मानता हूँ। मैं बड़ी टॉप पोजीशंस के अंदर मैंने काम किया है। मैं मानता हूँ कुछ एक जगहों को छोड़ के, जैसे आपने कहा, मीडिया में बड़ी अनसर्टेनिटी आ गई है। मैं ये भी कहूँगा अब और ज़्यादा आ गई है, हम्म। और अब लोग अलग ढंग से चीज़ों को देखते हैं। शायद मैं उस पोजीशन में हूँ तो उस ढंग से ना देखूँ। हम्म। सो मैं मानता हूँ आपकी इस बात को मानता हूँ कि बहुत अनसर्टेनिटी मीडिया बिग में है। बॉस जाके क्या सीख लिया आपने? मतलब एक कई लोग कहते हैं बिग बॉस जाके इंसान निकलता है तो बदल के लौटता है, बहुत सारे लोगों को मैंने कहा हाँ, सुना है कहते मैंने हुए। मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि काजल की कोठरी में आप जाओ, वहाँ पर 1 महीना रहो, लेकिन जब बाहर आओ तब आप बिल्कुल बेदाग हैं। हम्म। तो मैं काजल की कोठरी है बिग बॉस का घर, और मैं काजल की कोठरी इस संदर्भ में कह के आया हूँ कि वहाँ विवाद ही जो है, वहाँ विवाद या वहाँ पर झगड़ा ही जो है
वो सबसे प्रमुखता से होता है। लेकिन हाँ, मैं उनके लिए बिल्कुल ऑफ द बीट कंटेस्टेंट था, हुँ। लेकिन मैं उस कोठरी से निकल के आया हूँ। लेकिन मुझसे कोई विवाद नहीं जुड़ा, मैं यही सीख के आया हूँ। टीवी पे न्यूज़ देखते हैं अभी भी आप? हाँ, देखता हूँ, बिल्कुल देखता क्या हूँ। अरे! देखते टीवी मेरा प्यार है क्या वाह! देखते किसको देखते? पत्रकारिता मेरा कौन-सा प्यार है। एंकर आपको पसंद है अभी? मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सब मेरे साथ काम कर चुके हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा या मैंने लोगों को सिखाया है, नाम नहीं लूँगा। अच्छा, टीवी में जैसे 2 तरह की अभी 2 खुलकर आइडियोलॉजी सामने आई। एक है जैसे रवीश जी हैं, अजीत जी हैं, मैं विशाल। नाम नहीं लूँगा, मैं किसी के व्यक्तिगत नाम पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। ओके, ठीक है। बिग बॉस, चलिए हम बिग बॉस पे आते हैं। आपसे कोई अगला एंकर पूछे, क्योंकि आप टीवी से आप इससे पहले आपके पहले शिफाली बग्गा गई थी, बट वो इंडिया टुडे के रीजनल से थी। बड़े पत्रकारों में आप पहले पत्रकार हैं जो बिग बॉस में गए हैं। अब सवाल ये है कि अगर आपसे कोई और पत्रकार आए कि सर हमको ऑफर आया है, हम बिग बॉस जाए ना जाए, दीपक जी क्या एडवाइस देंगे? मैं बोलूँगा बिल्कुल जाइए। ज़िंदगी में इंसान के अनुभव हर तरह के होने चाहिए, ये भी अनुभव क्या बुरा है? भई एक रियलिटी शो है, 17-18 साल से चल रहा है, अब ओटीटी पे आ गया है, तो बुराई क्या है? अरे भाई, रिश्ते हैं ना, तो लिखें, मिल लें या फ़ोन तो कर ऐसा लें हो या सकता है होके कि चले दीपक जाएँ। जी वेब सीरीज इसमें नजर आ जाए? मुझे नहीं लगता। मैं अरे अब तो एक्टर बड़े नहीं मित्र हूँ। होंगे और मुंबई में घनिष्ठ हो गए उससे होंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे मुंबई में मित्र कब नहीं रहे? आपने बताया मेरे ख़्याल से उस वक़्त जब सोशल मीडिया आया भी नहीं था, मुझ पे फ़िल्में बन गई। मैंने बहुत अपने जर्नलिस्टिक बहुत करियर जलवा में देखा है मैंने। मुझे जर्नलिस्टिक मुझे मुझे करियर में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना मैं वेब सीरीज़ में काम करूँगा। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कहीं चला जाऊँ और एक आध शो किसी के लिए एंकर कर दूँ, जो जो मेरा फ़ोर्टे है, बस। एक्टिंग तो मैं नहीं अब करूँगा। क्योंकि हम एंड पे हैं, अगर आपको बताना होगा अपने जर्नलिस्टिक करियर में, जैसे होता है ना कि हमने 2-3 चीज़ें ये उखाड़ी है, इसके लिए मैं प्राउड फ़ील करता हूँ। कौन-कौन सी चीज़ें? एक तो जैसे मुझे कैंटीन वाला, पार्लियामेंट्री कैंटीन वाला किस्सा याद आता है। बहुत है शुभांकर, फिर बहुत भी है। आपका फ़ेवरेट 2-3 कोई किस्सा जो आपको लगता है यार, ये दीपक चौरसिया मैंने किया, ये मैं अपने बच्चों को सुनाऊँगा, उनके बच्चों को जानना चाहिए कि ये उनके पापा ने किया, या और लोगों को जानना चाहिए कि ये दीपक चौरसिया था। मेरे ख्याल से 1 लाइन या 2 लाइन में बात नहीं कही जा सकती। आप मुझे सोचते हुए देखते थे ना, तो मैं कई चीज़ें सोचता था। ये भी सोचता था कि मैंने ज़िंदगी में क्या-क्या गलती की। ये भी सोचता था कि मैं ज़िंदगी में आगे क्या करूँगा। हाँ, मैं अभी तक क्या मैंने घर में नहीं सोचा? मैं सोचता हूँ घर में। क्या मैंने पहले नहीं सोचा? मैं हर गलती के बाद सोचता हूँ कि इस गलती से मैं कुछ नई सीख लूँगा। मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ, जैसे आपने वो न्यूज़ नेशन वाले इंसिडेंट की बात कही, मैं जब यूके में शिवनिंग स्कॉलर के तौर पे पढ़ रहा था, तब हमको ट्रेनिंग में ये सिखाया गया था कि सीढ़ियाँ चढ़ के कभी एंकरिंग करने मत जाना। क्योंकि मैं अपने एक साथी को जानता था जो सीढ़ियाँ चढ़कर एंकरिंग करने गई, वो हाँफने लगी। हाँफने से जो ये हुआ कि वो अपनी हेडलाइन नहीं पढ़ पाईं, पहला एंकर नहीं पढ़ पाईं, उनको ब्रेक लेना पड़ा। शायद मुझे वो सीख याद रही होती तो मैं उस दिन बारात निकलने के बाद सीधे एंकरिंग करने उस रूम में नहीं पहुंच गया होता, क्योंकि मैं ऑफिस में नहीं था। मैं यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के एक गांव के अंदर था। मैंने आज तक ये बात शुभांकर किसी को नहीं बोली। मैंने लिखा वो 3 दिन बाद लिखा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे क्या लगा, मुझे लगा कि शायद मेरे करियर का वो वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट था। मैं ये लोएस्ट पॉइंट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, मैंने वहाँ पे जो सोचा बिग बॉस के अंदर, उस सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है, और मैं कोशिश कर रहा था, लिख नहीं पाया था, लेकिन अब मैं बैठूँगा। और आपने जो बोला ना 31 साल का एक्सपीरियंस, वो अधूरे सफ़र की, मतलब अधूरे सफ़र की पूरी कहानी, कहानी मेरे पास बहुत है। मैंने कहा आधे दर्जन बाद में एक सूत से रहा हूँगा कि ज़िंदगी और मौत जो है, तो मेरे मन के अंदर से डर निकल गया है, मेरे मन के अंदर से कई सारी चीज़ें निकल गई हैं। हाँ, अपने अनुभव से सीखा है, आगे भी सीखता रहूँगा। कुछ और शौक है आपको, शेर व शायरी, कुछ और अंदर? क्योंकि अब तो काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें निकलनी चाहिए। अब तो आप इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हैं, हम देख रहे हैं वीडियो आते हैं। कुछ और अंदर से तो है? चलिए अपनी ज़िंदगी पे एक शेर कहता हूँ हुँ, आपको। दोस्त बन बन के मिले हमको मिटाने वाले, वाह! सुनिएगा। दोस्त बन बन के मिले हमको मिटाने वाले, हमने देखे हैं कई रंग बदलने वाले। सुपर्ब, 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 तो सुपर्ब। ये मेरी ज़िंदगी का जो है, लेकिन बाद में मैंने एक बात सीखी, अब मैं दोस्त जल्दी नहीं बनाता। एक बहुत पुराना शेर है राहत इंदौरी का, जो मैं राहत साहब से एक ही बार मिल पाया, कभी मिला नहीं। मैं उनका बड़ा वो था, फ़ैन रहा हूँ, और राहत साहब जो है इंदौर के ही हैं, लेकिन फिर भी कभी ऐसा संयोग ही नहीं बना मुझे इंदौर में कभी। जर्नलिस्ट में जब मैं काफ़ी आगे आ गया, तो मैं आ जाता था, आ जाता था, जाता था, आ जाता था दोस्तों से मिल के। तो उनका एक शेर है, वो मैं यहाँ शायद राहत जी का ही है, हाँ, राहत जी का ही है। उनका शेर है,
दोस्ती जब किसी से की जाए, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। हाय शाबाश। तो अब मैंने दुश्मनों की राय लेनी शुरू कर दी। मैं देखता रहता हूँ कि अब इससे दोस्ती करूँ ना करूँ। तो मैंने आजकल चीज़ों को दिल पे लेना छोड़ दिया है। पहले बहुत दिल पे लेता था। अब वहाँ पे दिमाग बहुत चलाया मैंने, सोचता रहता था। तो बुक के चैप्टर सोच रहा था। बिग अब बॉस भाई, में हाँ, कोई बुक ऐसा है बॉस है। जिससे नहीं मिलना चाहेंगे? ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं। हाँ, एक नाम जो जो लेता ही नहीं हूँ नाम मैं, आपको पता है वो कौन सा नाम है। सो मैं लूँगा भी नहीं, ना ना मिलूँगा, ना देखूँगा। सुपर। टॉप 3 कौन है? आप चलो टॉप 3 तो बता सकते हो आप अपने हिसाब से जाते-जाते। अब मलिक परिवार में से एक होगा, ये बकवास की गुगली होगी कि वो कृतिका रहती है, अदनान रहते हैं, लवकेश एक रहेंगे रणवीर शौर्य। और रणवीर शौरी एक रहेंगे। सना मकबूल को नहीं देख रहे आप लोग? नहीं, 5 में हो सकती हो। सना मकबूल से इतनी मोहब्बत क्यों थी आपके ग्रुप को? अभी भी 24 घंटा सना मकबूल, सना मकबूल, वो बेचारे अरे खुद कह सना रहे मकबूल से बिग बॉस को इतनी मोहब्बत क्यों थी, ये बताइए। अनिल कपूर पूरा एपिसोड उनके उसमें बना देते थे, सना मकबूल उन्हें पे। सुंदर लग रही होंगी, आपको सुंदर नहीं लगी सना मकबूल? ठीक है सर, देखिए मैं उस सुंदरता पे बिलीव करता हूँ जो दिल की हो। मैं नहीं मानता सना मकबूल दिल की सुंदर है। हाँ, बिग बॉस से आपको सना सुल्तान अच्छी लगती थी? ऐसा नहीं है। सना बच्ची थी, सना सुल्तान बच्ची थी, बहुत भोली थी वो। मतलब वो गुंडों में फंस गई थी, बस इतना मैं कहना चाहूँगा। सना सुल्तान को बहुत प्यारी है, बहुत बच्ची है। उसको भी बहुत समझाया मैंने, बहुत समझाया। बहुत अपसेट हो जाती थी चीज़ों से जल्दी। बहुत प्यारी है सना सुल्तान। थैंक यू सो मच दीपक जी, आपने अपना टाइम दिया चोट के बावजूद, क्योंकि हम दर्शकों को बता दें कि वाकई में उनको चोट है और स्टेयर से उतरते वक्त काफ़ी समय लगा। तो जिन लोगों को लग रहा था कि बिग बॉस में वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे या काम से बच रहे थे, वो बहुत ही वाहियात चीज़ थी। ये तो हम कम से कम फर्स्ट हैंड वेरीफाई कर सकते हैं। बट थैंक यू सर, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। समय का खेल देखिए। आज हम लोग बात कर रहे थे कि कभी हम आपके दफ्तर में आए थे, आज आप हमारे दफ्तर में आए। समय अच्छी बात कितनी है। खूबसूरत मुझे चीज़ है। मुझे मुझे तो बहुत गर्व है शुभांकर इस बात का। और मुझे बहुत गर्व होता है जब मेरे साथ काम किया या मेरी टीम में काम किया कोई लड़का जो है ग्रो करता है। मैं उन लोगों में से कतई नहीं हूँ जो अपने साथ के अपने टीम के लोगों के ग्रोथ में रुकावट बनते हैं। आपको ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे जिनको मैंने बहुत सिखाया है, बहुत पढ़ाया है, अच्छी अच्छी पोजीशन पे। और मुझे उन तमाम लोगों पे गर्व है, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपने समय भी दिया, और अच्छी बात ये रही कि आपने हर सवाल का बेबाकी से जवाब भी दिया। बाकी नाराज हो जाएंगे कि मैं शुभांकर के यहाँ मेहनत करके चला गया, उनके स्टूडियो नहीं आ रहा हूँ। सर, एक ही शो किया है शुभांकर का, प्लीज़ आप नाराज मत होइएगा। मैं मुंबई जा रहा हूँ ग्रैंड फिनाले के लिए। उसके बाद जब आऊँगा तो हर के पास आऊँगा जो बुलाएगा। मटन लेकर जा रहे हैं। मटन, बियर और रबड़ी, 3 चीज़। ये है रणवीर शौरी के लिए। और मैं कहूँगा मेरी बेटी छोटी वाली थोड़ा उनसे ज़्यादा नाराज़ है, तारा, कि क्यों नाम ले दिया बाबा का। वो सना मकबूल से भी नाराज़ है। मैंने सना को बोला था एक दिन, वो एक कोई हमारा चैलेंज हुआ था, किसके बोल कड़वे हैं, इस तरह की एक कॉम्पिटिशन हुई थी। है ना? तो च्युइंगम वाली बात शिवानी ने बाद में कही, च्युइंगम चाचा वो मुझे कहती थी। तो मेरी वाइफ़ ने उसको फ़ोन किया शिवानी को, तो उसको यही बोला, मैं च्युइंगम चाची बोल रही हूँ। तो उसने बोला नमस्ते चाची जी। सो इट्स फॉर फन। अनुसुईया थोड़ी टांग खींच लेती है। तो शिवानी से लगभग विशाल से मेरी बात नहीं हो पाई, शिवानी से बात हुई। विशाल के फादर से मेरी बात हुई थी और लंबी बात हुई थी उनसे, आजकल जिस दिन मैं शिवानी बिग और बॉस। विशाल कार पे घूम रहे हैं खूब। देखा नहीं मैंने, देखा नहीं। हाँ, दोनों 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 की खूब पटती थी, शिवानी और विशाल की खूब पटती थी। हाँ, शिवानी जो है वो अ, इतना टाइम सना मकबूल पे ना इन्वेस्ट करती और वो अगर चंद्रिका पे कर देती, क्योंकि चंद्रिका शिवानी के कारण बाहर हुई। ये बात भी तय है। और शिवानी वो थी जो उसके दो लोगों को एक बेड पे सोना पड़ता था। तो शिवानी और चंद्रिका दोनों साथ सोते थे। सना मकबूल शुरुआत ने में। ऐसा फेरा लगाया कि शिवानी ने चंद्रिका को नॉमिनेट कर दिया। उसी फेर में वो बाहर हो गई थी, तो वो कतई बाहर नहीं तो होती। हाँ, सना मकबूल ने अगर कहा थोड़ा सा मटन हमको भी दे दीजिए फिर? तो उनके लिए नया आ जाएगा। रणवीर के आधे किलो से, उसके फ्लेवर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़। अभी आपने कहा था दोस्ती करो तो दुश्मनों की राय लेकर करो, जिसने आपको बाहर किया उसके लिए आप मटन लेके घूम रहे हो। लेकिन दिल का साफ आदमी है और मैंने ये महसूस किया। वो दिल का साफ आदमी है और आपको ऐसा। लगता है वोटिंग हुई, अगर वोटिंग के आधार पर जीत तय हुई तो वो जीत पाएंगे? वोटिंग के आधार पर, बिकॉज कई बार ऐसा लगता है ना बिग बॉस जैसे शो में फॉलोवर बहुत मैटर करता है। अगर आपका बैक एंड फॉलोवर अच्छा है तो आप पर्सनैलिटी कैसी भी, इट्स नो मोर पर्सनैलिटी शो, इट्स अ फॉलोवर शो। हाँ, होता है, होता है। और अगर सिर्फ वोटिंग मैटर करेगी तो रणवीर के लिए बहुत मुश्किल होगा, ये मैं मानता हूँ। और रणवीर भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जब चंद्रिका बाहर हुई थी तो 3 लोग थे मेरे ख्याल से।
कौन थे तीन एक चंद्रिका थी, विशाल थी और लवकेश थे। ये 3 लोग मेरे ख़्याल से उस बार नॉमिनेटेड थे। तो रणवीर से पूछा गया था 3 में से कौन बाहर होगा, कहीं तो से। उन्होंने कहा कि चंद्रिका की पोलिंग मुझे जितना ध्यान है, हाँ, चंद्रिका मुझे याद की है। वो जो वो बहुत बहुत कमज़ोर है इसकी, क्योंकि इस चंद्रिका का सोशल मीडिया पे कोई बेस नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने 2 लोग मुझे 24 कैरेट गोल्ड के लगते हैं बिग बॉस के। वो एक नीरज गोयत हैं और वो चंद्रिका है। चंद्रिका की भी अगर आप स्टोरी सुनेंगे, बहुत मेहनत से उसने अपनी ज़िंदगी को बनाया है और मेरे मध्य प्रदेश से वो आती है, तो मैं तारीफ़ करूँगा उसकी। कोई नहीं, कभी आप बड़ा पाव खाने जाइएगा तो हमें बुलाइएगा, हम भी नहीं, ज़रूर आएँगे। मैं खा चुका हूँ, वो घर पे आई थी, मैं खा चुका हूँ उसका वड़ा पाव, बहुत अच्छा है, स्वाद है। सुपर्ब, सुपर्ब। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू। शिवाकर, थैंक लवली यू, टॉकिंग। थैंक यू। और मुझे मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह का अच्छा काम और करते रहेंगे और छाते रहेंगे और नाम कमाएँगे, ये भी कमाएँगे। क्योंकि कमाएँगे बच। इसके बिना जो है वो मुश्किल होता है। नहीं, बिग बॉस से अच्छा हमको आ रहा था, हम गए नहीं थे, बट आपको देख के हम इंस्पायर हो रहे हैं। हो सकता है साल 2 साल 3 चले जाइए। देखते हैं, लेट्स सी। इस एक एक डुबकी और लगाइए, मैंने बहुत डुबकियाँ लगाई है लाइफ में, तो ये भी हो जाए, क्या हाँ, बुरा है? बट आपने बहुत ठहर-ठहर के लगाई है। हम नहीं, सोच इतना ठहरा भी नहीं। मैं अगर अब आप किसी दिन आइएगा आराम से बैठ के, मैं आप किस्सा गोई करेंगे। ज़रूर करेंगे और आपकी किताब का भी हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि उस किताब में बहुत सारी इनसाइडर कहानियाँ पढ़नी है। हाँ, वो काफ़ी वो सारी। कहानियाँ जो हम टीवी पे, कैमरे पे नहीं कहते, वो वाली नहीं, भी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।